योग के बेसिक प्रिंसिपल्स का सबको नॉलेज होना चाहिए। योग हमारे जीवन का और हमारी संस्कृति का आधारभूत सत्य है। इसके बारे में सबको मूलभूत जानकारी होनी ही चाहिए। फिर उसमें धीरे धीरे आपकी अतिरिक्त प्रगति होती है। योग के धीरे धीरे शिखर पर आप पहुंचते हैं, वह तो एक लंबे कालखंड की साधना का परिणाम है। मैंने 4 बातें बताई अभी। विधि, समय, निरंतरता, एकाग्रता, मेथड, टाइमिंग, कंटिन्यूटी एंड कंसंट्रेशन। ये 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। यदि चारों चीजें होंगी तो आपके भीतर रूपांतरण घटित होगा ही होगा। योग की विधियों में एक तो विधि, फिर उसके साथ उसका क्रम। विधि माने मेथड, समय माने टाइमिंग, निरंतरता माने कंटिन्यूटी, एकाग्रता माने कंसंट्रेशन। विधि में फिर एक क्रम भी है कि एक के बाद दूसरी जो विधि है तो वो सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए। विधि में उसके लाभ भी समाहित हैं। जब ये चारों चीजें ठीक होंगी तो फिर लाभ आपको होगा, उसका बेनिफिट होगा, उसका फायदा होगा। फिर जो अचीवमेंट आपको होना चाहिए वो होगा ही होगा। तो भस्त्रिका से क्या होगा? विधि मैंने बताई आपको। डायफ्रामेटिक डीप ब्रीदिंग, थोरैसिक ब्रीदिंग अप टू डायफ्राम। फेफड़ों से श्वसन करना, 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। कमज़ोर हैं तो 2.5 से 3 सेकंड में लेना, 2.5 से 3 सेकंड में छोड़ना। बहुत ज़ोर से नहीं करना, सामान्य व्यक्तियों के लिए बात है। कोई पूर्ण निरोगी है और योगी है तो बलपूर्वक भी कर सकता है, वह भी हम बताते हैं। यह भस्त्रिका हुआ। अब इसको ऐसे नहीं करना। जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमर में दर्द और शरीर में कमजोरी विशेष है तो ऐसे नहीं करना। ये बीमारों के लिए नहीं। उच्च रक्तचाप करोगी, हृदय रोगी, कमर में दर्द है जिसको, शरीर में कमजोरी है जिसको, कान के पर्दे जिसके कमजोर हैं, आँख के पर्दे जिसके कमजोर हैं, वो ऐसे करेगा तो उसको नुकसान होगा। हमारे शरीर में जो बहुत ही कोमल कोशिकाएं हैं वो फिर इससे डैमेज हो सकती है। बहुत सेंसिटिव सेल्स हैं आँखों के, कानों के, ब्रेन के, फेफड़ों के, वो इससे डैमेज हो सकते हैं। इसलिए बहुत फोर्सफुली जो पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति, पूर्ण निरोगी है, उसको ही करना और वो भी धीरे धीरे बढ़ाना है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तीनों ही प्राणायाम हम जो पूर्ण निरोगी हैं, योगी हैं, उनको वेगपूर्वक भी कराते हैं, मन को एकाग्र करने के लिए और अतिरिक्त शक्ति जगाने के लिए। खैर, तो भस्त्रिका से लाभ क्या क्या होता है? तो 5 प्राणों का पोषण होता है। प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। देखो, प्राण कंठ से लेकर के हृदय तक जो शरीर में वायु काम करता है उसकी संज्ञा है प्राण। कंठ से लेकर के और इधर सहस्रार तक जो शरीर में वायु काम करता है उसकी संज्ञा उदान। कंठ से सिर तक उदान, कंठ से हृदय तक प्राण, हृदय से नाभि तक समान, नाभि से नीचे अपान, और पूरे शरीर में जो 5 प्राणों को जो जोड़ता है और 5 प्राणों की शक्ति को जो संगठित करता है और सारी नस नाड़ियों में समान रूप से बह रहा है, वह है व्यान। फिर 5 उपप्राण हैं, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। 2 काम है मुख्य रूप से, शरीर को शक्ति देना और अशुद्धि को दूर करना। 2 काम एक साथ करता है प्राण। तो ये जो उपप्राण हैं इनका काम शरीर की अशुद्धियों को दूर करना है मुख्य रूप से।
और पांचों प्राणों का मुख्य रूप से कार्य शरीर को शक्ति देना है। अपान का काम अशुद्धि को दूर करना भी है। शरीर, इंद्रियों, मन के बीच में सामंजस्य रखना और चेतन आत्मा और मन, बुद्धि, चित्त, मस्तिष्क, आत्मा, मस्तिष्क, इंद्रियां और शरीर के बीच में भी सेतु का काम करना, ये प्राण का विशेष कार्य है, प्राण का विशेष प्रयोजन है। तो भस्त्रिका प्राणायाम से पांचों प्राणों को पुष्ट करते हैं, 5 कोशों को पुष्ट करते हैं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। इन कोशों के बारे में भी आपको बोध होना चाहिए। प्राणायाम रहस्य पुस्तक सबको पढ़ना है। तीनों शरीरों का पोषण होता है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। 3 शरीर है हमारे। ये भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। और हमारी तीनों अवस्थाएं ठीक रहती हैं, स्वप्न, सुषुप्ति, और फिर एक तुरीय अवस्था होती है योगियों की। ये इतना बड़ा लाभ है इस भस्त्रिका का। ये तो मैंने शास्त्रीय दृष्टि से उसके लाभ गए। शरीर के भीतर और बाहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाता है। जब हम ऐसे लंबे गहरे श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, शरीर के भीतर और बाहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाता है। क्रिलियन फोटोग्राफी में हमारे ओरा के फोटोग्राफी ली जाती है। जैसे हमारी बॉडी की फोटोग्राफी होती है, फिर अंदर से शरीर की फोटोग्राफी के लिए सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी, ये सारी चीज़ें विकसित की गई हैं। ऐसे ही हमारा जो आभामय शरीर है, ज्योतिर्मय शरीर है, तेजोमय शरीर है, उसकी फोटोग्राफ लेने के लिए क्रिलियन फोटोग्राफी विकसित की गई है। और ये देखा गया है जो व्यक्ति प्राणायाम करते हैं उनका आभा मंडल सामान्य व्यक्तियों से कई गुना ज़्यादा होता है। सामान्यतः व्यक्ति का 3 से 4 इंच ओरा बाहर होता है। सब पेड़ पौधों में भी, जहाँ जहाँ चेतन तत्व आत्मा है वहाँ वहाँ ही ओरा होता है। पेड़ पौधों में भी होता है। जहाँ जहाँ चेतन तत्व आत्मा है वहाँ वहाँ जो है ये ओरा होता है। तो योग करने वाले व्यक्तियों का ओरा फिर 2-3 इंच नहीं होता है। योग करने वाले व्यक्तियों का ओरा 2-3 फीट, 5 फीट, और धीरे धीरे तो उनका ओरा पूरी समष्टि में छा जाता है। इतनी दिव्यता उनके भीतर आती है। एक तो आप प्राणायाम करेंगे तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होगा। PFT टेस्ट जब करते हैं तो उसमें ना मुंह में एक नली लगा देते हैं और उसको ऐसे फूंक मरवाते हैं। पहले तो उसमें ऐसे श्वास भरते हैं और भर के फिर मुंह से ही श्वास छोड़ते हैं। तो उसकी स्पीड मापते हैं, उसकी गति देखते हैं, उसका फोर्स, उसका मापन करते हैं। तो कैसे? तो ऐसे जब श्वास भर के फिर छोड़ते ऐसे ऐसे मापते हैं। तो इससे पता लगता है आपके फेफड़े में कितनी फोर्स है। तो जो अस्थमा का पेशेंट होता है उसकी फोर्स बहुत थोड़ी होती है। यदि किसी में फोर्स अधिक नहीं है तो जोर से श्वास छोड़ेगा तो उसकी आंखों के सामने तारे से टूटेंगे बेचारे। ये भस्त्रिका प्राणायाम से ना हमारा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट PFT हमारा स्ट्रांग होता है। वो तो एक पक्ष है, इससे आभा मंडल बहुत अधिक हो जाता है। प्राण शक्ति हमारी सबल हो जाती है। न मरिष्यति माभिभी सर्वो वै तत्र जीवति घोरश्वः पुरुषः पशु यत्रेदं क्रियते ब्रह्म परिधि जीवनायकम। ब्रह्म, प्राण की ही ब्रह्म संज्ञा है वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में। आपको भस्त्रिका एक प्राणायाम करवाया अभी, ऐसे रोज 5 मिनट करना है। असाध्य रोगों में तो 10-15 मिनट भी करा देते हैं। प्राणायामों का टाइमिंग तो आपको काफ़ी याद हो गया है। दूसरा अब प्राणायाम कपालभाति, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है। दोनों दृष्टियों से प्राणायाम के लाभ है, भौतिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी। आप कपालभाति करेंगे,
एक सेकंड में एक बार, 1 second 1 stroke. This is the safe practice of Kapalabhati pranayam. If you are suffering from hypertension, heart problem or backache, don't do forcefully Kapalabhati pranayam. जोर से नहीं करना, से फास्ट भी नहीं करना, ज़्यादा फोर्स भी नहीं लगाना, ऐसे भी नहीं करना। ज़्यादा फास्ट करने से फिर हाइपरटेंशन बढ़ जाता है, हार्ट का पल्पिटेशन बढ़ जाता है, बैकएक ज़्यादा हो जाती है। जो मोटे हैं उनको हर्निया हो सकता है। इसलिए विधि पूर्वक ही योग की प्रतिक्रिया होगी। गलत विधि से करने पर नुकसान भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। मुद्रा विशेष में दोनों हाथ, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, शक्ति मुद्रा, अपान मुद्रा, इनके विशेष लाभ है। ध्यान मुद्रा मन की एकाग्रता के लिए, वायु मुद्रा अर्थराइटिस आदि गैस्ट्रिक आदि की प्रॉब्लम्स के लिए, शून्य मुद्रा कर्ण रोगों के लिए, पृथ्वी मुद्रा जो ओवरवेट है अंडरवेट हैं उनके लिए, वरुण मुद्रा मूत्र रोगों के लिए, किडनी की समस्याओं के लिए, शक्ति मुद्रा जिनमें बहुत दुर्बलता है उनके लिए, अपान मुद्रा बहुत टॉक्सिसिटी है बॉडी में, टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स बहुत अधिक बढ़े हुए उनके लिए। आप किसी भी एक मुद्रा विशेष का चयन कर लेते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। विधि ठीक होनी चाहिए। समय 1 राउंड 5 मिनट्स, कंप्लीट प्रैक्टिस 15 मिनट्स इन नॉर्मल कंडीशन। असाध्य रोगों में 30 मिनट्स, और भी असाध्य रोग हैं, बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम्स हैं तो 1-1 घंटा। कपालभाति अनुलोम विलोम 15 मिनट से लेकर के आधा घंटा और 1-1 घंटा हम कराते हैं। SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, रेमेटॉइड अर्थराइटिस, सोराइसिस, लंग फाइब्रोसिस, स्क्लेरोडर्मा, ये बड़ी बीमारियां हैं। स्क्लेरोडर्मा में चमड़ी शरीर की ऐसे हो जाती है जैसे लोहा हो, ऐसे टन टन बोलती है, ऐसे बोलती है, ऐसी चमड़ी हो जाती है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसको भी हमने अच्छा किया है। स्क्लेरोडर्मा को लिकोडर्मा तो अच्छा होता ही है, सोराइसिस तो अच्छा होता ही है। फिर को तो रेमेटॉइड अर्थराइटिस, उसमें अंग टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। टेढ़े मेढ़े जो ऐसे अंग हो गए थे जिनको लोग ऐसे गोदी में उठा करके लाए थे, जिनके टेढ़े मेढ़े ऐसे अंग हो गए थे, प्राणायाम करने से उनके सब अंग सीधे हो गए। ये बड़ी बात है। ये है रेमेटॉइड अर्थराइटिस की क्रिटिकल पोजीशन, जिसमें 1-1 घंटा कपालभाति और अनुलोम विलोम करवाते हैं, फिर जड़ी बूटियों का रस आदि पिलवाते हैं। रेमेटॉइड अर्थराइटिस, स्क्लेरोडर्मा, लंग फाइब्रोसिस उसको कहते हैं जिसमें फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन के अवशोषण का सामर्थ्य ही खत्म हो जाता है, ऑक्सीजन को अवशोषित ही नहीं करते फेफड़े। बड़े भयंकर रोग है। एक तो फेफड़े ऑक्सीजन को अवशोषित नहीं करते, एक ब्लड के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, रक्त कोशिकाएं ही ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं करती, वो भी प्राणायाम से ठीक हो जाता है। उसको बोलते हैं सिकलिंग की प्रॉब्लम। स्किल सेल्स कैसे हो जाते हैं? जैसे गोल होना चाहिए हीमोग्लोबिन को, वो नुकीला हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, गैती की तरह हो जाता है, दराती की तरह हो जाता है, ऐसे चंद्राकार में हो जाता है, लंबा हो जाता है, मोटा हो जाता है। जैसे पूरी बॉडी में फैट सेल बढ़ते हैं तो फैटी हो जाते हैं ना, तो हीमोग्लोबिन ही मोटा हो जाता है, तो फिर वो नस नाड़ियों में फंस जाता है, उससे बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। ओहो हो। एक होता है फिर थैलीसीमिया, माइनर थैलीसीमिया भी अच्छा हो जाता है। फिर एक होता है हीमोफीलिया, ये भी बड़े खतरनाक रोग हैं ये हीमोफीलिया। एक तो हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम होती है, कम हो गया। एक हीमोफीलिया होता है शरीर से कहीं से खून बहने लगे, रुकता ही नहीं, फिर
कहीं भी चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, बहता ही रहता है। तो उसमें हमने शीशम के पत्तों का रस पिलवाया, पीपल के पत्तों का रस पिलवाया, पीपल, शीशम, बेल, इनके पत्तों का रस, और प्राणायाम करवाया आधा आधा घंटे से 1-1 घंटा कंडीशन को देख करके। प्राणायाम का जो समय है वो ऐसा ही समझो कि जैसे मेडिकल साइंस में दवाई की डोज, किसी को 50 mg देते हैं, फिर 100, 200, 500, 1000 mg तक भी पेशेंट को देनी पड़ती है। ऐसे ही प्राणायाम बच्चों को 5 मिनट कराते हैं कपालभाति, सामान्य रोग में 10-15 मिनट, असाध्य रोगों में आधा घंटा, 1-1 घंटा तक कराते हैं। तो ये सब रोग मिटते हैं। ये हीमोफीलिया मिट जाता है, माइनर थैलीसीमिया मिट जाता है, स्किल सेल की प्रॉब्लम, ये बिहार के कुछ इलाकों में, झारखंड के कुछ इलाकों में ये ऐसे ऐसे रोग हैं, इनका नाम भी आप लोगों ने नहीं सुना। अब इधर उत्तर भारत में, हरियाणा में, पंजाब में पूछेंगे, इधर कोई सिकलिंग को जानता ही नहीं है, क्योंकि इधर ये प्रॉब्लम ही नहीं होती, और ये जेनेटिकली होती है। अब ये भी एक बात आ गई, योग से सामान्य रोग तो अच्छे होते ही हैं, पूरा जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ये है योग की महिमा, ये है बड़ा लाभ। देखो, आसन भी योग का एक आयाम है, प्राणायाम भी योग का एक आयाम है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब योग के आयाम है। सीधे बैठो, सब करो, आधा घंटे तक जवानों को भी करने का अभ्यास होना चाहिए। इसका कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, निरंतरता खंडित नहीं होनी चाहिए। जीवन का सिद्धांत है बहुत बड़ा, अखंड रूप से करो जिसको भी कर रहे हो। एकाग्रता, निरंतरता, ये जीवन के हर क्षेत्र में जरूरी है, खाली योग की बात नहीं है, ऐसे तो पूरा जीवन ही योग है। तो कह रहा था, ब्लड की कोई भी प्रॉब्लम है, बोन्स की कोई प्रॉब्लम है, रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान मेधा प्रजायते मेध स्वस्थित तथा मज्ज मज्ज शुक्र से संभव। रस, रक्त, मांस, मेद, मस्ती, मज्जा, शुक्र, रज, ओज, अष्टधातु पुष्ट हो जाती है इससे, त्रिदोष संतुलित हो जाते हैं। समदोषा, समाग्निश्च, 13 अग्नि है। आयुर्वेद में चिकित्सा को काय चिकित्सा कहा, और काय चिकित्सा को अंत में अग्नि चिकित्सा कह दिया। और अग्नि क्या है? प्राण अग्नि है, प्राण है अग्नि, प्राण अग्नि है, प्राण ब्रह्म है, प्राण रई है, प्राण सोम है, यही है, ये बड़ा विज्ञान है ये। अब देखो, आयुर्वेद की जो पूरी फिलॉसफी है वो अग्नि पर केंद्रित है। अग्नि चिकित्सा को ही आयुर्वेद में काय चिकित्सा कहते हैं। काय चिकित्सा बहुत बड़ा विभाग है आयुर्वेद में। अब कपालभाति से हमारी अग्नि का संतुलन हो जाता है, और अग्नि का केंद्र है जठराग्नि। जठराग्नि ठीक हो, सप्त धात्वाग्नि, 7 जो धातु उनमें एक अग्नि तत्व है। जो 5 भूत हैं उनमें भी एक अग्नि तत्व है। वो अग्नि तत्व बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ऋग्वेद का पहला शब्द क्या है? चारों वेदों में सबसे पहला वेद जो गिनते हैं हम, वो क्या है? त्रैविद्या में ऋग्वेद। और वह शुरुआत कहाँ से होती है उसकी? अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। अग्नि से शुरुआत होती है। हमारे यहाँ पर जो हम यज्ञ आदि करते हैं, याग आदि करते हैं, तो उसमें इससे कपालभाति से ये होगा। भी इतनी महिमा है इसकी, देखने में एक छोटी सी विधि है। सबको करते रहना, बीच में रुकना नहीं है, लगातार होना चाहिए। 15 मिनट से लेकर आधा घंटा तक। अभी तो 15 मिनट हुए नहीं आपके, करो, लगातार करो। थक जाते हो तो धीरे धीरे करो। जिनको रस नहीं बनता है भोजन से, जो हम खाएं वह पच जाए, तो धीरे धीरे चबा चबा के खाएं और कपालभाति करें, तो आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12, किसी भी विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं होगी। अब ये कितना बड़ा विज्ञान है। विटामिन के नाम पर पूरी दुनिया में लाखों करोड़ का कारोबार होता है। न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम पर पूरी दुनिया में लाखों करोड़ रुपए का कारोबार होता है। हजारों नहीं, लाखों करोड़। कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, विटामिन की कमी, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी,
पूरी दुनिया में जितने लोग अलग अलग बीमारियों से मरते हैं, एक्सीडेंट से मरते हैं, युद्धों में मरते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो मौत होती है इंसानों की वो होती है हंगर एंड मेल न्यूट्रिशन के कारण से। भूख का समाधान तो योग नहीं है, लेकिन मेल न्यूट्रिशन का कंप्लीट सॉल्यूशन योग है। मेल न्यूट्रिशन, आप दाल रोटी सब्जी खाएं और उसी से आपको पूरे पोषक तत्व मिल जाएं, ये कपालभाति के द्वारा होगा। रस, रक्त, मांस, मांस के भी बहुत विकार, बहुत लोगों का मांस सूख जाता है। यहाँ बोलो बाबा जी यहाँ से मांस सूखने लगा, यहाँ से मांस सूखने लगा, यहाँ से मांस सूखने लगा, फिर पूरे शरीर का मांस सूखने लग जाता है, मसल सूखने लग जाते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक और है, एक और रोग है मांस सूखने वाला, पूरे शरीर का मांस सूख जाता है, आदमी ऐसे ही अस्थि पिंजर रह जाते हैं, फिर मर जाता है। रस, रक्त, मांसगत, रसगत, रक्तगत, मांसगत, मेदगत, मसल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, अस्थि, हड्डी, मज्जा, बोन मेरो से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, शुक्र, रज, इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, सेक्सुअल जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, मैं कहता हूं सेक्सुअल डिजीज वो तो दूर होती हैं, सेक्सुअल डिजायर, इस सब पर नियंत्रण, ये है योग की महिमा। और फिर ये तो 7 धातुएं बताई, 8वीं ओज, ओज माने ग्लो, शाइनिंग। जो प्राणायाम करेगा उसके चेहरे पर तेज होगा, ओज होगा चेहरे पर, कपालभाति, माथा चमकेगा। कपालभाति करने वाले का दूर से पता लग जाएगा, उसके चेहरे पर रौनक होगी, चमक होगी, उसकी आंखों में चमक होगी, उसके दांतों में चमक होगी, उसकी चमड़ी पर चमक होगी, पूरे शरीर पर तेज, ओज, दिव्यता। एक तो योग का होता है सीखना, और एक होता है योग का हमारे जीवन में उतरना। जब कोई ज्ञान हमारा स्वभाव बन जाए, जो मैं बार बार कहता हूं, योग को, आध्यात्मिकता को, दिव्यता को अपना स्वभाव बनाना होता है। योग, आध्यात्मिकता, दिव्यता, ज्ञान जब हमारे जीवन में उतर जाए, ये दीक्षा है। तो ब्रह्मचारी दीक्षित होता हुआ जब उसके भीतर वो दिव्यता घटित हो जाती है, तब क्या होता है? ब्रह्मचार्येति समिधा समिद्ध कार्षम वसानो दीक्षितो दीर्घस्मश्रुहु स सद्य एति पुरस्मात् उत्तरम समुद्रम लोकान संगृभ्य मुहुराचरित। और लोक संग्रह करता हुआ, माने लोकोपकार करता हुआ, लोक कल्याण करता हुआ, विश्व कल्याण करता हुआ वो आगे बढ़ता है। आज बाबा जी ने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह शिक्षाप्रद वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का लाभ उठा सके। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बाबा जी के यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सकें, जिससे आप लोग इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। तो दोस्तों, कल फिर किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।